चुकी है। हैं? ये क्या लिखा है? किसने लिखी है स्क्रिप्ट? मुझे क्यों उल्टा सीधा कह रहे हो? भाई सेल लिखा है, सेल। अच्छा सेल लिखा है, सेल आ चुकी है और आप में से कई लोग एक बेहद सस्ता लेकिन अच्छा गेमिंग लैपटॉप लेने निकले हो, तो आपकी रिसर्च में एक लैपटॉप का जरूर नाम आएगा जिसने भूचाल मचा रखा है। वो है कलरफुल का Evolve P15 और मैं बात कर रहा हूं जो i5 12th जनरेशन और RTX 4050 के साथ आता है। ये मोस्ट पॉपुलर लैपटॉप है 2024 का। हर कोई बात कर रहा है इस लैपटॉप के बारे में और उसका मात्र एक ही रीजन है कि ये लैपटॉप बहुत ही सस्ते में CPU और GPU दे रहा है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर ब्रांड्स। वही दूसरी तरफ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आखिर ये लोग कर कैसे पा रहे हैं, बाकी ब्रांड्स नहीं दे पा रहे इतने सस्ते में, कलरफुल कैसे दे रहा है। लोगों का सवाल यह भी है कि ये लैपटॉप उस ब्रांड की तरफ से आता है जो कि ग्राफिक कार्ड की दुनिया में तो पुराना ब्रांड है लेकिन लैपटॉप में नया नया कूदा है। ये चीज जो है लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रही है। इसके लिए मैंने ये लैपटॉप जो मेरे पास है इसे काफी दिन तक यूज किया और मैं चाहता हूं कि सेल में आप एक बार इसे जरूर कंसिडर करना क्योंकि इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही हैं। वीडियो की शुरुआत में बता दे रहा हूं, जब लोगों ने इस लैपटॉप का वीडियो बनाने शुरू किए थे कुछ महीनों पहले तो ये 65-62 हजार का था। आज ही ये 60 हजार का हो चुका है और अभी तो सेल आई भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस लैपटॉप पे एक नजर जरूर रखो अगर लेने वाले हो। अच्छा, जब मैं ये वीडियो बना रहा था ना इस लैपटॉप के ऊपर तो वीडियो आधे घंटे से भी ज्यादा बड़ा होने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसे 2 हिस्सों में बनाऊंगा। एक पहला हिस्सा तो ये होगा कि इस लैपटॉप में आपको क्या क्या मिलता है जो कई और ब्रांड्स नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा हिस्सा होगा कि ये इतना सस्ता कैसे है। सिर्फ यही लैपटॉप नहीं, कलरफुल के दूसरे लैपटॉप्स भी इतने सस्ते कैसे हैं। जब मेरे पास ये बॉक्स आया था तो मैं बॉक्स देख के ही खुश हो गया था क्योंकि बहुत ही सुंदर बॉक्स है इसका। वैसे अनबॉक्सिंग करी तो जैसे नॉर्मल चीजें निकलती हैं वो निकली, इसके अंदर पोथी पत्रा वगैरह वगैरह और पावर कॉर्ड इसकी इंडियन ही है। वैसे पावर कॉर्ड सुनने में कितना अच्छा शब्द लगता है ना, वही मैं कहता बिजली का तार निकला इसके अंदर तो ऐसा लगता है जैसे खंबे पे चढ़ के कटिया डालने जा रहा हूं। वैसे कटिया जो लोग ना जानते उन्हें मैं बता दूं, कटिया refers to an illegal practice where someone hooks onto an electrical line to steal electricity. It involves tapping into power lines without proper authorization or a meter, which is not only illegal but also dangerous. अब जरा डिजाइन के बारे में बात कर लूं। ये लैपटॉप जो मेरे पास आया है वो ब्लू कलर का है। इसके कलर के भी बहुत लफड़े हैं। जो 5-6 महीने की लॉन्च हुई है ना, इसकी कलर्स की भी बहुत बात हो रही है लैपटॉप में क्योंकि इसकी कलर वेरिएंट्स डिसाइड करते हैं। लेकिन मेरे पास जो ब्लू कलर का लैपटॉप है देखने में बहुत ही शानदार लगता है। मैट फिनिश के साथ आता है और बड़ी हार्ड एजेस हैं इसकी, स्ट्रेट लाइंस के साथ ये बड़ा गेमिंग वाला डिजाइन लगता है। और सही बता रहा हूं, मुझे एक चीज ने बहुत कंफ्यूज कर दिया कि ये लैपटॉप ऑफ था, बॉक्स में से निकाला, मैंने कहा इसकी RGB कैसे जल रही है, पता चला वो स्टिकर था। वो स्टिकर वाला आइडिया मेरे को बहुत समझ में आ रहा है। आपका लैपटॉप ऑफ भी होगा, कमरे में जरा सी भी लाइट जल रही होगी तो वो ऐसे चमकता है जैसे इसमें RGB लाइट्स हैं। यानी कि आपका लैपटॉप बंद भी होगा ना तो कई लोग सोचेंगे इसमें RGB जल रही है। लैपटॉप के नीचे आप देखोगे तो कलरफुल लिखा हुआ है। ये सराउंडेड है कुछ लाइंस वाले डिजाइन से। इन लाइंस को आप छुओगे तो ये महसूस होती हैं। वहीं लैपटॉप पलट के अगर आप देखते हो तो आपको वेंटिलेशन मिलती है, बिल्कुल खुला हुआ लैपटॉप है। साइड से आप देखते हो, साइड में भी वेंटिलेशन है और पीछे आप देखते हो तो पीछे भी वेंटिलेशन है IO पोर्ट्स के साथ। बहुत ही खुल्लम खुल्ला मामला है इस लैपटॉप का। लेकिन अगर एग्जैक्ट टेम्परेचर्स जानने हो कि लैपटॉप कितने देता है, हमने लंबी टाइम तक गेमिंग करी, वो आप बेंचमार्क्स में देखना कहां तक इसके GPU CPU टेम्परेचर्स पहुंचते हैं। जब आप लैपटॉप खोलते हो तो बॉटम सेंटर में ही आपको कलरफुल लिखा हुआ मिल जाता है। बहुत ही यूनिकली डिजाइंड पावर बटन आपको सेंटर में मिल जाता है जिसमें LEDs भी लगी हुई हैं। ऐसे भयानक पावर बटन तो डेस्कटॉप तक में देखने को नहीं मिलते हैं। जितने भी स्टिकर्स हैं वो राइट हैंड साइड में दे रखे हैं आपको और अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको 3 LEDs छोटी छोटी देखने को मिलती हैं। बिल्ड क्वालिटी में कहूंगा इट इज ओके। ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत मिलिट्री ग्रेड का लैपटॉप है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही रद्दड़ और बेकार क्वालिटी है। खासकर हिंजेस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये सब मजबूत, जहां मजबूती की जरूरत है वहां मजबूती है। बंद लैपटॉप पे मैं जब पैनल को दबा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि फ्लेक्स कितना हो रहा है। ये मैंने खोल लिया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई खोलने में। और ये देखो लपड़ भी मार दिया मैंने पैनल में तो भी ये इतना हिल नहीं रहा है। वॉबल इज लो। और कीबोर्ड भी मैं आपके सामने दबा रहा हूं, देखिए इतना दम नहीं रहा है, मतलब ठीक है। ये आप देख सकते हो कि कीबोर्ड ब्लैक है। कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। अब जरा वेरिएंट्स की बात हो जाए क्योंकि सबसे ज्यादा भूचाल इसी ने मचा रखा, बड़ा कंफ्यूज है लोग।
जो मेरे पास ये ब्लू कलर का P15 रखा हुआ है, ये आता है RTX 4050 6GB वर्जन में और CPU आपको मिलता है 12th जनरेशन का Intel i5 12450H। यहां पर एक बहुत मजे की बात मैं आपको बताता हूं, उसका एक वेरिएंट है जो आता i5 12500H के साथ। आपने जितने भी ज्यादा रिव्यूज देखे होंगे या मेरे पास भी जो लैपटॉप रखा हुआ है ये 12450H के साथ है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट पे अभी बिक रहा है वो 12500H के साथ आ रहा है। इन दोनों सीपीयूज में अंतर कितना है? इन सीपीयूज में बहुत बड़ा अंतर है जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मल्टी कोर प्रोसेसिंग में 12500H काफी ज्यादा आगे है 12450H से, और उसका इंटीग्रेटेड जीपीयू भी तगड़ा है 450H के मुकाबले में। 12500H पे आपको 12 कोर 16 थ्रेड देखने को मिलते हैं, वहीं 12450H पे आपको 8 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलते हैं। यही हार्डवेयर का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। और 12500H पे तो इंटीग्रेटेड जीपीयू आता है, वो 80 एग्जीक्यूशन यूनिट्स के साथ आता है, और जो 12450H पे है वो सिर्फ 48 एग्जीक्यूशन यूनिट्स के साथ आता है। जीपीयू बहुत ताकतवर है यार। और मजे की बात ये, एक थीम आप देखोगे कलरफुल के लैपटॉप्स के साथ कि हार्डवेयर बढ़ जाएगा आपका और आपको पता भी नहीं होगा जब आप खरीदने जा रहे होगे, और कीमत उतनी ही हो रही है। सेम चीज चल रही है जो जीपीयू आता है उसकी टीजीपी पे। जो मेरे पास RTX 4050 6GB वाला वर्जन है ये 140 TGP के साथ आता है, और एक्चुअल पावर यूसेज देखनी हो तो बेंचमार्क्स में अभी आप देखोगे ही। लेकिन यहाँ कलरफुल के लैपटॉप्स में कलर वेरिएंट्स डिफाइन कर देते हैं। जैसे इनके दो और लैपटॉप आते हैं, मिस्टी ग्रे और ऑफ वाइट। जो स्टील ब्लू मेरे पास है 140 बता चुका हूं, बाकी दोनों जो हैं वो 100 वॉट के TGP के साथ आते हैं, और प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है सबकी। चाहे सीपीयू बढ़ जाए चाहे जीपीयू बढ़ जाए, प्राइसेस सबकी सेम है या फिर आसपास है। मतलब तो ये सोच समझ के आप लेना। अगर आप रिव्यूज देख के आए हो तो आपको पता चल गया होगा, नहीं तो मैं ही बता दे रहा हूं कि 140 वॉट TGP और 100 वॉट TGP वाले दोनों RTX 4050 में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों ही 100 के ऊपर नहीं जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। कईयों का सवाल होगा कि TGP कैसे देखते हैं, कैसे दिखाते हैं बेंचमार्क्स वाले। तो एक सिंपल सा आपको तरीका बता दे रहा हूं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो NVIDIA कंट्रोल पैनल में जाओ, उसमें आपको नीचे दिखेगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक कर दो। वहां पे आपको दिखा देता है कि कितने TGP वाला GPU है आपका। लेकिन एक मुद्दे की बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास मौका हो ना तो RTX 3050 के बजाय RTX 4050 वाला लैपटॉप खरीदने की कोशिश कीजिए। वैसे बहुत कुछ तो स्पेक्स पे और कूलिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली RTX 4050 RTX 3050 के मुकाबले में लैपटॉप GPUs में काफी तेज है। दोनों ही 6GB में मिल जाते हैं GPUs, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 4050 2023 का रिलीज है और RTX 3050 2021 का रिलीज है। जनरली कूडा कोर्स आपको ज्यादा मिलेंगे 4050 पे, फास्टर मेमोरी और हायर बैंडविड्थ मिलेगी आपको RTX 4050 पे। इतना आपको समझ में नहीं आ रहा तो बस ये जान लो कि ज्यादा FPS मिलेंगे गेम्स में RTX 4050 आप लेते हो। दूसरी एक बात हर कोई नजरअंदाज कर देता, वो ये है कि RTX 3050 के साथ DLSS 2 आया करता था, और लेटेस्ट वर्जन DLSS का DLSS 3 आपको RTX 4050 में मिलेगा, क्योंकि ये 40 सीरीज के GPU के साथ ही आता है। अब एडवांटेज क्या है DLSS 3 की, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपके हायर FPS निकलेंगे साथ में, क्योंकि इंप्रूव DLSS है, साथ में फ्रेम जनरेशन का फीचर जो है वो DLSS 3 में आया, और ज्यादा FPS निकलेंगे। एक स्टिक आपको मिल जाती है 16GB की DDR5 रैम की 4800 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली। आपके पास ऑप्शन है कि एक और रैम आप लगा लो। नॉर्मली इन जैसे बजट लैपटॉप्स के लिए 32GB की रैम की जरूरत होती नहीं है, लेकिन आपके पास है ऑप्शन कि 16GB की लगी और चाहो तो लगा लो। मोस्टली कोई नहीं लगाता, 16GB मोर देन एनफ होती है ज्यादातर लोगों के लिए। गेमिंग भी आप कर रहे हो, 16GB मोर देन एनफ। SSD की बात करो, आपको 500GB की Gen 3 M.2 NVMe SSD मिल जाती है। इसका तो आप बिना बेंचमार्क के भी बता सकते हो कि इस ज्यादातर ऐसी SSDs के 3000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड स्पीड्स होती हैं और 1500 मेगाबाइट्स पर सेकंड की इनकी राइट स्पीड्स होती है। और बताऊं, ये Gen 3 SSDs मोर देन इनफ होती है। कई लोग कहते हैं कि इसमें आप Gen 4 Gen 5 डेस्कटॉप में नहीं लगा रहे हम लोग Gen 5 की SSDs, क्योंकि इतनी फास्ट SSD को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता अनटिल एंड अनलेस रोज आप बहुत बड़ी बड़ी 20-20 100-100 GB की फाइलें रोज राइट और रीड नहीं करते हो, रोज कॉपी पेस्ट नहीं करते हो आप, तो कोई फायदा नहीं होता इतनी फास्ट। Gen 3 इज मोर देन इनफ। और वहीं गेमिंग की अगर आप बात करो ना, तो ये भी क्लियर होना चाहिए आपको कि आपके पास M.2 NVMe Gen 3 SSDs है, तो गेमिंग जो लोडिंग होती है गेम्स की वो मोर देन इनफ है। कोई बहुत बड़ा अंतर आपको Gen 5 और Gen 3 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर Gen 4 का ऑप्शन है, लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन ऐसे बजट लैपटॉप्स पे ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं है। नया लैपटॉप है, ऑब्वियस सी बात है कि Wi-Fi 6E आपको मिल जाएगा, Bluetooth 5.3 मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। गीगाबिट लैन मिल रहा है। अगर आप वो बहुत बड़े लैन वाले हो कि आपके पास बहुत तगड़ा राउटर है, बहुत तगड़े नेटवर्क स्विच हैं, आपके पास 2.5 Gbps या 5 Gbps वाले नेटवर्क स्विच हैं,
तो कई लैपटॉप्स में ऑप्शन होते हैं 2.5 GB से, मतलब गीगाबिट लैन मोर देन इनफ होता है। आपके घर में रखा हुआ राउटर या फिर नेटवर्क स्विच भी इतना ही देता है। इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 11 मिल जाती है। विंडोज 11 के भी मैं आपको कुछ फायदे बताता हूँ, चलूं, मैंने वीडियो भी बनाया है पहले। ईजियर टू प्ले, पावर प्ले। विंडोज 11 में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है विद टेक्नोलॉजीज लाइक डायरेक्ट 12 एंड डायरेक्ट स्टोरेज। डायरेक्ट 12 की खास बात यह है कि गेम्स आपके देखने में स्मूथ लगते हैं, हायर फ्रेम रेट्स मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट 12 अल्टीमेट को चाहिए खास जीपीयू चिप्स और साथ में कुछ खास गेम सब में सपोर्टेड नहीं है डायरेक्ट 12। और डायरेक्ट स्टोरेज तो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आपके बड़े बड़े गेम वर्ल्ड्स हैं वो यूं लोड होते हैं, एक सेकंड के लोडिंग टाइम्स हैं। ये इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, मैं इस पर पूरा वीडियो बना चुका हूं यार, वो देखना जरूर आप, मैं लिंक्स दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। डायरेक्ट स्टोरेज को लेकिन चाहिए होता है गेम्स जिसमें ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है और आपके पास होनी चाहिए फास्ट M.2 NVMe SSD। इवन Gen 3 इज मोर देन इनफ। ऑटो HDR आपको मिल जाता है विंडोज 11 में। अगर आपको हाइलाइट्स चाहिए, विविड शैडोज चाहिए, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपकी स्क्रीन HDR कंपैटिबल होनी चाहिए। आपको बेटर विजुअल्स देखने को मिलते हैं विद HDR एडजस्टमेंट एंड विविड कलर्स। HDR कैलिब्रेशन ऐप मिलता है, फाइन ट्यून कर लीजिए कलर प्रोफाइल्स अपने गेम्स की, जिससे कि गेम आपका पर्टिकुलर डिस्प्ले के लिए सही दिखाई दे। एडजस्ट कर लीजिए HDR लेवल्स विद अ स्लाइडर और प्रोफाइल सेव कर लीजिए डिफरेंट गेम्स के लिए डिफरेंट प्रोफाइल्स। ईजियर गेम एक्सेस विद Xbox कंट्रोलर बार, जो इजी कर देता है जो गेम आप पहले खेल रहे थे उसमें दोबारा घुसने में और नए गेम्स को फाइंड आउट करने में। और कंट्रोलर बार को एक्सेस करना बहुत ही आसान है, खासकर आपके Xbox कंट्रोलर के साथ। ना कोई माउस की जरूरत, ना कोई कीबोर्ड की जरूरत। क्विकली रिटर्न कीजिए अपने गेम में जो आप पहले खेल रहे थे। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, ये उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो लोग कंट्रोलर के साथ गेम्स खेलते हैं। Xbox कंट्रोलर बार कंपैटिबल है वायर्ड और वायरलेस कंट्रोलर्स के साथ, जैसे कि Xbox का वायरलेस कंट्रोलर आता है। जब एडिटिंग की बात चली है ना बेंचमार्क्स में, तो मेरे पास आपको देने के लिए एक सलाह है। ज्यादातर बजट लैपटॉप्स 4K वीडियो एडिटिंग करवा देते हैं, दे आर ओके विद इट। लेकिन अगर आपको हाई फाई काम करने हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर, तो आप प्रॉक्सी जैसे फीचर को यूज कर सकते हो और आपके बजट लैपटॉप में भी आप कई बहुत सारे काम कर सकोगे हाई फाई वीडियो एडिटिंग वाले। लेकिन आप कह रहे हो कि प्रॉक्सी वॉक्सी का मुझे कोई काम नहीं करना, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि और पावरफुल लैपटॉप खरीदो। और साथ में ये भी जान लो कि अ लॉट डिपेंड्स ऑन द वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जो मैंने अभी प्रॉक्सी वाली बात कही ना, वो एक एडोब प्रीमियर प्रो का फीचर है। वैसे कई और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी आता है, लेकिन एडोब प्रीमियर प्रो की अगर आप बात करते हो तो ये जीपीयू पे ज्यादा वर्कलोड डालता है और सीपीयू पे थोड़ा कम डालता है। इवन अपडेट्स आई हैं कई सालों में जिसमें एडोब प्रीमियर प्रो ने अपने आप को चेंज कर लिया है। इसका दूसरा एग्जांपल भी है डाविंची रिजॉल्व, जिसमें जीपीयू पे बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, इसलिए सीपीयू की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल वीडियो एडिटर यूज कर रहे हो, जैसे दो मैंने नाम ले लिए, डाविंची रिजॉल्व, एडोब प्रीमियर प्रो, इसके अलावा कोई और आप कर रहे हो, तो हो सकता है वो सीपीयू ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हो। इसलिए जब लोग ये कह देते हैं ना कि वीडियो एडिटिंग अच्छी करवा देगा या वीडियो एडिटिंग बुरी करवा देगा, ये सारी बातें भी मद्देनजर रखा करिए आप। पूरी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि ये लैपटॉप एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत मोर देन इनफ है, नॉर्मल वर्कलोड के लिए मोर देन इनफ है। क्यों मोर देन इनफ कह रहा हूं? 16 GB की DDR5 रैम है इस पे, i5 12 जनरेशन आपको मिल जाता है, 12450H या 12500H, RTX 4050 6 GB वाली VRAM के साथ आने वाला GPU मिल जाता है। इसलिए कह रहा हूं मैं मोर देन इनफ है नॉर्मल लोगों के लिए। गेमिंग बहुत तगड़ी होगी, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब थोड़ी गेमिंग हो जावे। गेम्स के जो बेंचमार्क्स मैं आपको दिखा रहा हूं सिंपल रख रहा हूं मैं। 1080p रेजोल्यूशन पे आपको रे ट्रेसिंग होगी, रे ट्रेसिंग दिखाऊंगा। DLSS होगा गेम में तो DLSS दिखाऊंगा। सेटिंग्स हाई होंगी सब में, ना मैं सेटिंग स्लो करूंगा ना मैं रे ट्रेसिंग या DLSS ऑफ करूंगा, क्योंकि जब आपने इतना पावरफुल GPU लिया है तो आप रे ट्रेसिंग वगैरह ऑफ करके क्यों चलाओगे। वहीं DLSS 3.0 जैसी चीजें जो फ्रेम जनरेशन भी कर रही है आपके, तो वो DLSS क्यों ऑफ करोगे आप। बाकी अगर आपको कंपैरिजंस देखने हो ना रे ट्रेसिंग और DLSS ऑफ, तो और वीडियोस देखिए, उसमें आपको बेंचमार्क्स वो मिल जाएंगे। चलिए कुछ सिंथेटिक्स बेंचमार्क्स की बात हो जाए। PC Mark 10 में आपको 6194 मिलते हैं। PC Mark 10 जांचता है कि आपके कंप्यूटर रोजमर्रा के टास्क में कैसा परफॉर्मेंस करेगा। फिर ब्लेंडर का वर्जन 4.00 चला रहा हूं मैं, GPU नापेगा, ये आपका बेंचमार्क स्कोर है 2601। ब्लेंडर यह मापता है कि आपका कंप्यूटर कितनी तेजी से 3D एनिमेशन बना सकता है। सिनेबेंच 2024 ये आपके CPU और GPU दोनों को मॉडर्न 3D टास्क के लिए टेस्ट करता है। इसमें आपका स्कोर आपके सामने है, CPU मल्टी कोर, CPU सिंगल कोर और GPU भी। अब ये पहले से चलता हुआ आ रहा है इसलिए दिखा रहे हैं। सिनेबेंच R23
यह सिर्फ ये देखता है कि आपका सीपीयू कितनी तेजी से 3D इमेजेस को रेंडर कर सकता है। सीपीयू मल्टी स्कोर 10,625 है, सिंगल कोर सीपीयू स्कोर है 1,654। क्रॉस मार्क ये जांचता है कि रोजमर्रा के कामों में आपका कंप्यूटर कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। स्कोर्स आपके सामने हैं। Geekbench 6 का ये काम है कि यह आपके डिवाइस की सीपीयू और जीपीयू की स्पीड को रेट करता है और सीपीयू का स्कोर आपके सामने है। वहीं Geekbench का OpenCL यह देखता है कि आपका जीपीयू मुश्किल कंप्यूटिंग टास्क को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा। इसमें आपका स्कोर आ रहा है 81,602। VRMark तो ये बताता है कि पीसी वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस के लिए कितना तैयार है कि नहीं है। इसमें आपको स्कोर मिला है 12,006 और 3D मार्क के टाइम स्पाई को कौन नहीं जानता, ये पता करता है कि पीसी हाई एंड गेमिंग के लिए कितना अच्छा है। इसमें आपका स्कोर है 8445। ग्रेट भी मिल गया आपको। ग्राफिक्स स्कोर भी आपके सामने है, सीपीयू स्कोर भी आपके सामने है। अब थोड़े गेमिंग बेंचमार्क्स भी हो जाएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइबरपंक 2077 से। ये फेवरेट गेम है यूट्यूबर्स का, रिव्यूअर्स का बेंचमार्क करने के लिए, क्योंकि इसमें सारी टेक्नोलॉजी मिल जाती है और लेटेस्ट गेम है और बहुत कुछ बता देता है। इसमें सेटिंग्स में हमने DLSS ऑन कर रखा है, फ्रेम जनरेशन भी ऑन है, प्रीसेट अल्ट्रा पे है, RT भी ऑन है और आपको 100 के लपेटे में FPS मिल जाते हैं अगर आप 1080p पे गेमिंग कर रहे हो तो। GPU ऑलमोस्ट 100% टच कर रहा है और आप वॉटेज भी देख सकते हैं गेमिंग में। और भी गेम्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि GPU कितनी वॉट्स ले रहा है, CPU कितनी वॉट्स ले रहा है और कितने परसेंटेज यूज हो रही है और टेम्परेचर इनके क्या चल रहे हैं। VRAM कितनी यूज हो रही है और RAM भी आप देखो कितनी यूज हो रही है कि 16 GB की जरूरत है कि नहीं है। अगला गेम मैं आपको दिखा रहा हूँ फार क्राई 6। इसमें हमने प्रीसेट चूज किया है सेटिंग्स में अल्ट्रा। इसमें मैंने FSR ऑन नहीं किया, ये गेम मैंने बिना FSR के यूज किया है। दूसरा एक बात बताऊंगा कि Ubisoft के गेम्स जो हैं वो थोड़ा AMD को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए आपको इसमें रे ट्रेसिंग या DLSS भी देखने को नहीं मिलता है इसमें, लेकिन आपको FSR मिलता है जो AMD की टेक्नोलॉजी है। एक आध AAA टाइटल ऐसे भी चला लेना चाहिए जिसमें ना रे ट्रेसिंग, DLSS, FSR कुछ भी ना हो, फिर भी आप देख सकते हो कि इसमें आपको कैसी परफॉर्मेंस। गेम भी पुराना हो गया है तो इसमें परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक तो मिलेगी। 80 के लपेटे में आपको मिल रहा है फार क्राई 6 में। CPU और GPU टेम्परेचर्स को नोट कीजिएगा आप। और थोड़ा पुराना गेम होने के बावजूद आपको 11 GB की RAM यूसेज हो रही है और VRAM थोड़ी कम यूज कर रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ऑन नहीं किया हमने, मतलब अल्ट्रा सेटिंग्स हैं लेकिन रे ट्रेसिंग और FSR वगैरह ऑन नहीं किया है। वैसे थोड़ी गुंजाइश और है, GPU और इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि 90% तक यूज हो रहा है इस गेम में। वैसे डिपेंड करता है गेम टू गेम, कई बार गेम्स जो है वो 100% तक नहीं यूज करते हैं, सीन पे भी कई बार डिपेंड करता है गेम में। अगला गेम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है सुशीमा का भूत और इसमें DLSS, फ्रेम जनरेशन सब ऑन है, रे ट्रेसिंग भी ऑन है, प्रीसेट वेरी हाई पे। इन सारे गेम्स में हमने सेटिंग्स जो है अल्ट्रा या फिर वेरी हाई रखने की कोशिश की है क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड दे सकता है। CPU ग्राफिक कार्ड दोनों तैयार है, RAM भी अच्छी खासी आपको मिल रही है तो इसमें आप सेटिंग्स हाई रख सकते हो। और एक बात आप नोटिस कर रहे हो, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि VRAM यूसेज देखो ऑलमोस्ट 6 GB तक आपकी टच कर रही है। VRAM पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये देख के डर लग रहा हो कि देखो 5 GB के ऊपर चली गई यानी कि 4 GB का ग्राफिक कार्ड तो बिल्कुल ही फेल है, तो मैं आपको ये बता दूं कई बार गेम्स में क्या होता है ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है। ये जो 5.33 आपको जो VRAM यूसेज दिखाई दे रही है तो एग्जैक्टली गेम ये यूज नहीं कर रहा होगा और इसको जांचने का कोई तरीका नहीं है कि एक्चुअली में VRAM कितनी यूज हो रही है। लेकिन फिर मैं वही बात याद दिला दूं, अगर VRAM कम होती है जितनी गेम मांग रहा होता है तो कई बार आपको बहुत हैवी पेनल्टीज आपको देखने को मिलती हैं। और RAM यूसेज तो आप देख रहे हो बिल्कुल 15 GB तक पहुंच गई है, सिस्टम के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो 16 GB की पूरी RAM चुस रही है। और इस गेम में आपको देखने को मिलते हैं 70 के ऊपर FPS। नया गेम है, हैवी गेम है और अपना चहेता GTA 5, इसे तो कौन नहीं जानता, बच्चे की जबान पे है। लेकिन पुराना गेम होने की वजह से आप देखोगे VRAM यूसेज उतनी ज्यादा नहीं है, इसकी 2.77 तक यूज कर रहा है और RAM यूसेज भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये CPU थोड़ा ज्यादा लेता है बाकियों के मुकाबले में। प्रीसेट ऑब्वियसली वेरी हाई पे कर रखा है, ये गेम तो चलेगा ही चलेगा, इसमें तो भबक के FPS मिलेंगे आपको। और जो आपकी 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है उसका पूरा मजा लेने के लिए ये गेम बिल्कुल तैयार है। और कई सीन्स में तो आपको बिल्कुल ही 130-150 तक FPS पहुंचता है। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कई जगह पे VRAM यूसेज बढ़ जाती है, RAM यूसेज बढ़ जाती है, इसीलिए मैं कहता हूँ सीन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखोगे कि अब VRAM जो है इसकी ऑलमोस्ट 4 GB तक ये यूज कर रहा है। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा कि GTA 5 जैसे गेम में भी RAM यूसेज अबव 8 GB चली जाती है, इसीलिए हम कहते हैं नए PC गेमिंग में भी और लैपटॉप गेमिंग में भी कि 8 GB के ऊपर होना ही चाहिए आपके सिस्टम में, तब आप सेफ साइड हो। एक टाइम पे हम कहा करते थे कि 8 GB में काम चल जाएगा, लेकिन अब थोड़ा कहना मुश्किल है। और यार ये गेम तो बहुत ही अच्छा लग रहा, वाह भाई वाह, हॉगवर्ट्स की विरासत। DLSS, फ्रेम जनरेशन सब ऑन है, प्रीसेट अल्ट्रा पे रखा हुआ है, रे ट्रेसिंग भी ऑन है।
वैसे तो इसके अंदर बिल्ट इन बेंचमार्क भी एक गेम के, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको गेम का सीन ही दिखाई दे रहा हूँ। और ज्यादातर आप देखोगे इसमें जब मैंने DLSS ऑन किया है तो वो क्वालिटी पे ही रखा है। ज्यादातर गेम्स में आपको यही प्रीसेट मैंने चूज किया है और क्वालिटी प्रीसेट सही है। RTX 4050 आपका संभाल भी लेगा। इस गेम में भी आप देखो ये नया गेम है तो रैम यूसेज 15 GB तक जाती है। और अब बात कर लेते हैं जरा CPU टेम्परेचर्स की। CPU आप देखो और थोड़ा वोटेज भी देखो। कुछ गेम्स में वोटेज ज्यादा होती है तो थोड़ा टेम्परेचर हाई चला जाता है। GPU के टेम्परेचर्स ठीक चल रहे हैं। लोग घबरा जाते हैं इतने टेम्परेचर्स को देख के, तो मैं ये साफ बताना चाहूंगा कि वैसे पास तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बस बिस्तर पे रख के मत चलाइए, टेबल पे रख के चलाइए, ये ठीक है। और बाकी तो आपके लैपटॉप ब्रांड पे डिपेंड करता है। सर्विस है 1-2 साल तक जो भी उसकी वारंटी है, तो उस पे खराब होता है तो आपका सही हो ही जाएगा। लेकिन इतने टेम्परेचर्स नॉर्मल होते हैं आजकल आप देखोगे। या फिर आप और हाई फाई लैपटॉप्स खरीदिए, उसमें शायद कूलिंग भी आपको अच्छी मिल जाए और जो एक्सेसरीज आती हैं वो भी थोड़ी अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। हमारा पुराना चहेता गेम जब GTA 5 की बात होती है 2013 का गेम है, वहीं हम बात कर लेते हैं टूम रेडर की परछाई की भी। इसमें हमने DLSS ऑन कर रखा है क्वालिटी प्रीसेट पे, और जो ओवरऑल गेम की सेटिंग्स हैं वो हमने सेट कर रखी है हाईएस्ट पे। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि इसमें रे ट्रेसिंग मिलती है शेडोज वगैरह के लिए, वो मैंने ऑन नहीं कर रखी है, बिना उसके ही चल रहा है। तब भी GPU काफी अच्छा खासा चूस रहा है, आप देख सकते हो 80 FPS मिल रहा है आपको। लेकिन VRAM आप इसकी भी देखो बिल्कुल 6 GB तक पहुंच चुकी है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि शैडो ऑफ द टूम रेडर में कुछ सीन्स में आपको 80 FPS तक मिलेंगे, कुछ सीन्स में हो सकता है आपको 150 FPS मिले। अब बात कर लेते हैं मकड़ी मानव रीमास्टर्ड की। इसमें हमने DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन कर रखा है, क्वालिटी प्रीसेट पे है DLSS। प्रीसेट जो यूज किया है सेटिंग्स में वो वेरी हाई है, रे ट्रेसिंग भी ऑन है। ये गेम भी हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन के लिए बना हुआ है। 150 तक आपको FPS मिल जाएंगे, यानी कि 144 हर्ट्ज का काम हो जाएगा आपकी स्क्रीन का। इसमें भी CPU खूब यूज होता है। CPU के टेम्परेचर्स पे भी आप एक नजर रखिएगा, जैसे जैसे सीन्स चेंज होते हैं थोड़ा टेम्परेचर भी बदल जाता है, लेकिन दोनों GPU और CPU के टेम्परेचर्स पे आप ध्यान दीजिए। वैसे आप लोग लैपटॉप लेने निकले हुए तो कंपैरिजंस तो आप कर ही लेते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिए इनके CPU और GPU के टेम्परेचर्स को। लेकिन भैया एक बात तो पक्की रखना आप, जो मैं हमेशा कहता हूं कि 6 GB वाला VRAM वाला ग्राफिक कार्ड आपको लेना है। मतलब काम तो चल जाएगा 4 GB की VRAM और 8 GB की सिस्टम रैम के साथ, लेकिन कई जगहों पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। अगला गेम मैं आपको दिखा रहा हूँ Assassin's Creed Valhalla प्रीसेट्स अल्ट्रा सेटिंग्स पे अपस्केल के लिए FSR टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे Ubisoft का गेम है, AMD को ज्यादा फेवर करता है और FSR टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें DLSS रे ट्रेसिंग नहीं मिलती है और इसमें आपको फ्रेम रेट्स काफी लो देखने को मिलेंगे, क्योंकि AMD को फेवर करता हुआ गेम है। ये होता है, कई गेम्स हैं वो एनवीडिया को फेवर करते हैं, कई गेम्स हैं जो AMD को फेवर करते हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि आप कौन सा गेम खेलोगे उसके हिसाब से अपना ग्राफिक कार्ड चूज करें, लेकिन इसमें भी आपको 40 तक FPS देखने को मिल रहे हैं। GPU पूरा यूज हो रहा है। अब बात कर ली जाए FPS गेम्स की। शूटर प्रीसेट हाई एपेक्स लेजेंड्स के अंदर। एपेक्स लेजेंड्स ही बहुत पॉपुलर गेम है, बहुत पॉपुलर गेम है। इसमें आराम से आपको 140 के ऊपर FPS देखने को मिलते हैं। CPU का तो यूसेज होगा ही, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा फ्रेम रेट निकल रहा है और इसमें CPU आपके 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है टेम्परेचर। मैं ये याद दिला दूं कि मैं टेबल पे रख के यूज कर रहा हूं, उसको मैंने कुछ भी लैपटॉप को एक्स्ट्रा फेवर नहीं किया है, कोई एक्स्ट्रा कूलिंग नहीं दे रहा हूं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है टेबल पे जो आप टेम्परेचर्स देख रहे हैं। और इस स्क्रीन के साथ एपेक्स लेजेंड्स पे बहुत मजा आ रहा है खेलने में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, खूब FPS मिलते हैं। कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड आपको ब्लैक कलर में मिलता है, फुल साइज कीबोर्ड है, आपको नमपैड भी साथ में मिलता है। कीज ब्लैक जरूर है लेकिन व्हाइट बॉर्डर के साथ आती हैं। इसमें आपको सिंगल जोन RGB मिल जाता है, जो कि मुझे ठीक लगा। मुझे RGB थोड़ी चाहिए होती है यार, अंधेरा अंधेरा होता है ना, लैपटॉप ग्लो करता है यार, उसमें कीज दिखाई दे जाती हैं। मुझे 4 जोन RGB मत दो, मुझे भयानक भयानक जोन वाली RGB मत दो, लेकिन लाइटें जल रही हैं कीबोर्ड में, मोर देन इनफ है। सिंगल जोन RGB है, कोई आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, कोई ब्रीदिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको चेंज करने हो कलर्स इसके, तो इसका खुद का अपना सॉफ्टवेयर है। वैसे तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हैं, सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो फॉरवर्ड/ और फंक्शन दबा दो, एस्ट्रिक्स के साथ फंक्शन दबा दो तो LED लाइट्स टर्न ऑन ऑफ होगी, फंक्शन के साथ माइनस और प्लस बटन दबा दो तो ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। कीबोर्ड टाइपिंग इज गुड, फॉन्ट इज क्लीन, और भगवान कसम ये बहुत अच्छी बात है कि गेमिंग वाला फॉन्ट नहीं दिया। पिछले कई सालों से मुझे गेमिंग वाले फॉन्ट से सख्त नफरत है, कुछ दिखाई देता नहीं है, बस कूल दिखने के लिए फॉन्ट दिया। फॉन्ट क्लियर और क्लीन होने चाहिए। आई हेट गेमिंग फॉन्ट्स।
ट्रैक पैड ठीक है, स्मूथ है, सही काम करता है, एवरेज साइज वाला ट्रैक पैड है, कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं है, अच्छा काम करता है। डिस्प्ले की बात कर लिया, डिस्प्ले इज फंटास्टिक डिस्प्ले है। जितनी उम्मीद थी ना इस बजट गेमिंग लैपटॉप से, उस हिसाब से इसकी डिस्प्ले भी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है, बहुत ज्यादा बात हो रही है क्योंकि डिस्प्लेज इतनी अच्छी दे रहा है, कलरफुल, जिसका जवाब नहीं है। डिस्प्ले आपको मिलती है 15.6 इंच की 1920x1080p IPS 16:9 रेशो में 144 हर्ट्ज वाली। कलर गैमेट लोगों को जानना होता है तो कलर गैमेट में आपको दिखाई दे रहा हूं। मुद्दे की बात यह है कि बहुत अच्छी स्क्रीन है, कलर गैमेट के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। इट्स रियली शॉकिंग कि इतनी अच्छी डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप पे मिल रही है। बेजल्स थिन है सिर्फ बॉटम को छोड़ के। और मुद्दे की एक बात बोलनी हो मुझे, कंटेंट क्रिएशन के लिए या कंटेंट कंजम्पशन के लिए, बोथ के लिए ये डिस्प्ले बहुत अच्छा है। कंटेंट क्रिएशन हो गया वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह वगैरह वगैरह, और कंटेंट कंजम्पशन हो गया ये प्राइम और नेटफ्लिक्स और ये सब। अब वेबकैम की बात कर लो तो वेबकैम की तो बात ऐसी है, बस काम चल जाता है। अरे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग हुई है इस वेबकैम से, आप बात कर रहे हो। स्पीकर्स की आप बात कर लो, स्पीकर्स आर ऑल्सो एवरेज, बस काम चल जाता है 2 वॉट के स्पीकर से। अरे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिन पिक्चर हॉलों में दिखाई गई थी, उन पिक्चर हॉलों में यही 2 वाट के स्पीकर्स लगे हुए थे। स्पीकर्स भले ही उतने अच्छे ना हो, लेकिन ऑडियो चिपसेट जो मदरबोर्ड पे है वो अच्छा है। साउंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको मिल जाता है क्रिएटिव का, जिसका नाम है साउंड ब्लास्टर स्टूडियो। और नॉर्मली एक बात आप मान के चला करो, लोग रिव्यू में ये सुनने आते हैं कि ये लैपटॉप का स्पीकर कैसा है, टीवी के स्पीकर कैसे हैं, ये हमेशा नॉर्मल होते हैं, बिलो एवरेज ही होते हैं। अगर आपको अच्छे ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको अलग से स्पीकर्स खरीदने पड़ेंगे, हेडफोन्स खरीदने पड़ेंगे, साउंड बार्स खरीदने पड़ेंगे। लोग 1 लाख के टीवी के साथ 20-30 हजार का साउंड बार लेते हैं, उसकी वजह होती है। और लैपटॉप्स में स्पीकर्स की बात करना अंधों में काना राजा ढूंढने वाली बात होती है, क्योंकि फिजिकल स्पेस नहीं होती ना, अच्छे स्पीकर को फिजिकल स्पेस चाहिए होती है। थोड़ा सा पोर्ट्स के बारे में बता दूं, अगर यूएसबी पोर्ट्स की अगर आप बात करो तो सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे आपको, कोई भी पोर्ट नहीं छोड़ा गया है। USB 3.2 Gen 1 मिल जाएगा एक आपको, एक USB 3.2 Gen 2 भी मिल जाएगा, एक USB 3.2 Gen 2 Type-C वाला मिल जाएगा, और एक USB 2.0 भी मिल जाएगा। USB 2.0 नहीं छोड़ना था ना, फिर वो रोता, इसलिए हम उसे बुला लाए। वीडियो आउटपुट पोर्ट्स की बात आप करो तो एक USB Type-C से भी आपको वीडियो आउटपुट मिलता है, एक HDMI पोर्ट से भी ऑडियो आउटपुट मिलता है, और मिनी डिस्प्ले से भी आउटपुट मिलता है। इनका भी थोड़ा लफड़ा चल रहा है कि आउटपुट वीडियो का अगर हम मॉनिटर पे निकालें तो किससे अच्छा आएगा, कि डेडिकेटेड जीपीयू से कौन निकालेगा, कि गेमिंग करनी है और एक एक्सटर्नल मॉनिटर पे मुझे गेमिंग करनी है तो किस में लगाऊं। देखो आप चूज कर सकते हो हाइब्रिड मोड और डिस्क्रीट जीपीयू मोड्स के अंदर। कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो है इसका लैपटॉप का, उसमें आप चूज कर सकते हो। हाइब्रिड जीपीयू होता है जब लैपटॉप या कोई भी पीसी सिस्टम स्विच कर लेता है बिटवीन इंटीग्रेटेड जीपीयू एंड डिस्क्रीट जीपीयू, जैसे कि है NVIDIA RTX 40 हमारे केस में, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड और पावर कंजम्पशन नीड्स। यानी कि गेम चलाओगे तो आप डिस्क्रीट जीपीयू पे शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हो तो आपका इंटीग्रेटेड जीपीयू है वो यूज होगा, इंटेल पे जो लगा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप डिस्क्रीट जीपीयू मोड में रखते हो आप, तो सारे कामों के लिए आपका जो ग्राफिक कार्ड है 4050 वो चलता है, वो ज्यादा पावर लेगा, ज्यादा बिजली लेगा, बैटरी बैकअप आपको कम हो जाएगा। बैटरी इसमें आपको 53 वॉट आवर की मिलती है, जो कि मैं कहूंगा एवरेज है, बल्कि थोड़ी सी और मिल जाती है अगर आप किसी लैपटॉप के और साथ जाते हो, लेकिन बस काम चल जाता है, बस ये वाली बात है। अगर मुझे कंक्लूजन बताना हो तो लुब्बे लुबाब ये है इस पूरे रिव्यू का कि मैंने 5 साल पहले कुछ लैपटॉप्स रिव्यू किए थे, बजट लैपटॉप्स, तो वो 50-60 हजार में RX 560 जैसे जीपीयू दिया करते थे लैपटॉप्स के अंदर, और आज हम बात कर रहे हैं कि 60 हजार में RTX 4050 जैसा जीपीयू आपको मिल सकता है। दैट मेक्स मी रियली हैप्पी, स्पेशली फॉर बजट गेमर्स या फिर जो हॉस्टल जा रहे हैं लड़के, क्योंकि उन्हें स्टडी के लिए भी चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए। अब बहुत अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन कई और ब्रांड्स हैं जो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको 10-15 हजार रुपए बढ़ा के दे रहे हैं। ये वाला लैपटॉप है जो इतना सस्ता है, मतलब इन बजट लैपटॉप्स में भी आप हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग की सोच सकते हो, 2K गेमिंग की सोच सकते हो। जीपीयू जो है 6 GB VRAM के साथ आ रहा है, तो ये सारे काम हो जाएंगे। हाई सेटिंग्स पे सोच सकते हो आप, वो भी 60 हजार रुपए के बजट पे। रेट रेसिंग रेटिंग से कोई बात भी नहीं होती थी 50-60 हजार के लैपटॉप में। दूसरा एक बार और याद दिला दूं मैं कि अगर हो सके तो RTX 4050 वाला ही लैपटॉप आप खरीदना।
RTX 3050 वाला थोड़ा सा आप रहने ही दो उसे, कोशिश करो RTX 4050 के साथ। लेकिन अगर मजबूरी हो कि बजट कम है या वगैरह वगैरह, या मुझे कुछ अच्छी डील मिल गई है और मेरे पास बजट ही इतना है तो मैं RTX 3050 के साथ जा रहा हूं, तो कोशिश करो 4GB VRAM वाले के बजाय 6GB वाला RTX 3050 लेना, क्योंकि इस समय हर जगह बेंचमार्क्स फैले हुए हैं कि 8GB की VRAM अब लोग रिकमेंड कर रहे हैं 1080p की गेमिंग के लिए। तो आप 6GB के नीचे तो मत जाओ अगर आपको सेटिंग्स भी हाई रखनी है वगैरह वगैरह। याद रखो मेरी एक बात, आप VRAM ज्यादा मिलेगी GPU पे तो शायद आपको फायदा ना हो, कभी फायदा हो कभी ना हो, लेकिन अगर VRAM कम होगी आपके GPU पे तो बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिलती हैं, गेम्स बहुत अटक अटक के चलते हैं या टेक्सचर स्लो हो जाते हैं, अच्छे नहीं दिखाई देते। रिव्यू में आप जरूर स्पेक्स और सारी बातें देखने आए थे, लेकिन मुद्दे की बात सिर्फ एक ये है, जो सारी बातों का पॉइंट है, इसका प्राइस बहुत लो है, इसके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो रहा है कंपटीशन में। लेकिन हो सकता है सेल के दौरान बाकी भी आ जाएं, तो इसलिए कंपैरिजन करना मत भूलिएगा। और जिस अगर आपको चाहिए स्क्रीन, GPU, CPU आर फंटास्टिक, वहीं दूसरी तरफ अगर आप वेबकैम और बैटरी और स्पीकर की बात करोगे तो वो एवरेज है, बस काम चलाऊ। मुझे कोई शिकायत भी नहीं है पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछो, मैं गेमिंग के लिए लैपटॉप ले रहा हूं और काम चलाने के लिए वेबकैम ले रहा हूं। लेकिन अगर आपको वेबकैम की बहुत अच्छे वेबकैम की दरकार है तो ऑब्वियसली आप दूसरे भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2 साल की आपको वारंटी मिलती है, दैट शोज कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रांड इन इट्स प्रोडक्ट, और ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि क्वालिटी ठीक है प्रोडक्ट की। और ये देख रहे हो आप, मेरे पास GPU रखा हुआ, ये कलरफुल का ही है, कम से कम 3 साल हो चुके हैं। बहुत रगड़ा है हमने ऐसे गेमिंग में, थोड़ी बहुत तो माइनिंग भी करवा ली, इससे ज्यादा कुछ निकलता नहीं है लेकिन माइनिंग इससे भी हुई है, कोई शिकायत नहीं आई मुझे। अब मुद्दे की बात कर ली जाए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर्विस का, कि सर्विस का क्या सीन है इस लैपटॉप को। सस्ता तो बहुत है, देखो सर्विस है, प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि एब्सेंट है, कोई सर्विस सेंटर है ही नहीं। ये तो बात आप कॉमन सेंस से लगा लो कि एक कंपनी 1 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर सर्विस नहीं देगी। इस जैसे इतने महंगे प्रोडक्ट पे आप 60,000 के लैपटॉप्स बेच रहे हो, आप 80,000 के लैपटॉप्स बेच रहे हो, ग्राफिक कार्ड आप 2 लाख रुपए वाले बेच रहे हो, भाई 4090 2 लाख के रेट पे आता है, कलरफुल वो भी बेचता है। ये कुछ नहीं बिकेगा अगर सर्विस सेंटर नहीं होगा। तो सर्विस तो है, और सर्विस का भी आपको मैं सिंपल सीन बता दूं कि कोरियर पार्टनर अगर खराब हो जाता है, कोरियर आता है, ले जाता है और वापस सही होके आ जाता है। दिन जरूर लगते हैं लेकिन आपका पैसा नहीं लगता। ये चीज चाहो आप तो कॉल करके कंफर्म कर सकते हो, आप कॉल सेंटर पे चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये बहुत ज्यादा भाई बहुत वेरिंग टॉपिक है, इस पे बात नहीं हो सकती। सर्विस वो फील्ड है जिसमें आपके 100% मार्क्स कभी आ ही नहीं सकते। सर्विस की क्वालिटी तो आपको टाइम के साथ पता चलती है, लेकिन अगर ब्रांड अच्छी सर्विस नहीं देता तो उसका नाम खराब होता है। आजकल इंटरनेट पे लोग बहुत वोकल है, कोई भी कंपनी अपना काम नहीं खराब करना चाहती। जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रहा है उसके भी वादे हो जाएंगे बिकने के, अगर वो अच्छी सर्विस नहीं देगा तो। और दूसरा, सर्विस की बात चली है, अब एसुस जैसा रेप्यूटेड ब्रांड है और आप पूरा जानते हो जो किस्सा चला है गेमर नेक्सस और एसुस का, तो वो भी चीज है। लेकिन मैं आपको एक बात अश्योर कर दूं कि कलरफुल जैसी कंपनी बहुत सीरियस है अपनी सर्विस को लेके, वरना इनके और प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। कई लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, लैपटॉप की ही तरह ग्राफिक कार्ड के अलावा अब कलरफुल रैम और मिनी पीसी के मार्केट में भी कूद रहा है। बिल्कुल अभी लॉन्च हो रहे हैं उनके प्रोडक्ट, इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। अगर मेरे पास आए तो मैं आपको रिव्यू दूंगा और लॉन्ग टर्म रिव्यू भी देने की कोशिश करूंगा कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट नया आया है, इसको लगाया कि सालों में दिक्कत हुई, जैसे मैं ग्राफिक कार्ड के बारे में कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैंने इसे हर तरह से रेगुलर यूज में लिया है, मेरे को कोई शिकायत नहीं आई। और कलरफुल और बाकी और ऐसे ही सस्ते ब्रांड्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में और खूब चल रहे हैं। इवन आप बताऊं, कई आप बात कर लो जो सिस्टम बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, आप खुद देख लो कौन सी कंपनी के ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं। चलो मैं तो ये हो सकता है कि बस ऐसे कहने के लिए ही कह रहा हूं, जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है आपका ना हो। तो आप एक चीज कंफर्म कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे आप जाके देखो, आपको मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे। मैं लिंक दिए देना डिस्क्रिप्शन में, चेक जरूर कीजिएगा आप रिव्यूज चेक किए तो बना लेना ही नहीं है प्रोडक्ट। और मैं याद दिला दूं, मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इतना सस्ता कैसे दे रहा है कलरफुल, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए अगर आप ये वाला लैपटॉप ले रहे हो या बाकी भी आप मॉडल्स खरीदना चाह रहे हो इसी कंपनी के लैपटॉप्स के कलरफुल के, तो वो आपका क्लियर हो जाए डाउट। तो क्या कहना है आपका इस रंगीन मिजाज के लैपटॉप के बारे में, कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं इंडिया गेमर चैनल। वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।